स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्टल से संबंधित, जैसे बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से जो एक स्वस्थ रूप से रहने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है उसके हिसाब से कमरों का निर्माण हो, इसके लिए नक्शा पास करने वाली जो एजेंसी है उनको भी सजग रहना पड़ेगा कि यदि हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो उसमें हॉस्टल के जो कमरे हैं वो एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें व्यवस्था हो। इसके अलावा वहाँ पे जो मेसिंग व्यवस्था है, मेसिंग व्यवस्था भी स्वस्थ रूप से रहनी चाहिए। तो जो स्टाफ वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो स्टाफ है वहाँ पे, जो केयरटेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन। यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म, डायल 112 शुड बी कॉल्ड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। आवाज जनता की। नीट छात्रा मौत मामले में बिहार पुलिस की अब नींद खुल गई है और कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें हॉस्टल संचालकों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको उस गाइडलाइन से गुजरना होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। और इसकी पुष्टि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार, जरा सुनिए। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके अनुसंधान के दरमियान यह पाया गया कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं उसमें निवासित होकर के बच्चियां कोचिंग करने जाती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की कोचिंग करती हैं। तो जिन हॉस्टल्स में बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उसमें एक लिवेबल वातावरण रहे, एक स्वस्थ वातावरण रहे। क्योंकि स्वस्थ वातावरण नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं सकते, और जब पढ़ नहीं सकेंगे तो तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार होंगे और उनका भविष्य जो है वो अच्छे ढंग से नहीं संवर पाएगा। तो यह आवश्यक है कि समाज का यह दायित्व है, हमारा दायित्व है, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्टल से संबंधित, जैसे बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से जो एक स्वस्थ रूप से रहने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है उसके हिसाब से कमरों का निर्माण हो, इसके लिए नक्शा पास करने वाली जो एजेंसी है उनको भी सजग रहना पड़ेगा कि यदि हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो उसमें हॉस्टल के जो कमरे हैं वो एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें व्यवस्था हो। इसके अलावा वहाँ पे जो मेसिंग व्यवस्था है, मेसिंग व्यवस्था भी स्वस्थ रूप से रहनी चाहिए। तो जो स्टाफ वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो स्टाफ है वहाँ पे, जो केयरटेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहाँ का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। तो ये एक मैंडेटरी किया गया है इस गाइडलाइंस में कि किसी प्रकार की यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म, डायल 112 शुड बी कॉल्ड। तो इस प्रकार जो बच्चियां वहां रहती हैं वो यदि जा रही हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रजिस्टर में पूरी एंट्री होनी चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जो इन्स एंड आउट्स हो रहा है
बच्चियों का उसकी एंट्री रजिस्टर में नहीं हो रही है। चुनिंदे एंट्रीज हो रही है लेकिन सभी एंट्रीज नहीं हो रही है। तो एक सीसीटीवी फुटेज भी यदि जरूरत पड़े तो बैकअप में रहेगा। हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बार ये बच्चे बच्चियां बाहर जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी सुरक्षा के अन्य जो आयाम है उन सबों को हमने इस गाइडलाइंस में स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी एक सुरक्षित वातावरण रहना चाहिए, ताकि यदि कोई बच्चा परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, पेरेंट्स को नोटिस देना चाहिए, पेरेंट्स को उसके यदि कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, कोई ऑफलाइन क्लासेस में भाग नहीं ले रहा है, तो पेरेंट्स को निश्चित रूप से खबर करना चाहिए। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी देखेंगे कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस प्रकार के नहीं, कोई बच्चा परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स को आपने अवगत नहीं कराया है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो बड़े घातक आगे जाके सिद्ध होता है, तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी नोटिस हम लोग देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोटिस दे करके, और हम लोग कहेंगे कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इन सभी चीजों को हमको आगे आकर के करना पड़ेगा। जितने सारे विभाग हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, और समाज में भी चेतना जागृत होनी चाहिए कि सुरक्षित वातावरण हम बच्चों को दे सके। दूसरी जो निर्भया अभया ब्रिगेड हम लोगों ने बनाया है, अभी हम लोग जा रहे हैं पिंक मोबाइल की व्यवस्था करना, उसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गई है और करीब हजारों की संख्या में हम लोग पिंक मोबाइल स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इन सभी पिंक मोबाइल, अभया ब्रिगेड, इन सबों को हम लोगों ने निर्देश जारी किया है कि ये प्रत्येक हॉस्टल में जाएंगे, हॉस्टल की पूरी व्यवस्था की जांच करेंगे। हॉस्टल का पंजीकरण आवश्यक है, क्योंकि अभी भी सराय एक्ट है, लागू है, बहुत पुराना एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो इन सभी कानूनों के तहत यदि आप किसी भी प्रकार का इस तरह हॉस्टल का उद्यम स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पंजीकरण करना आवश्यक होगा, जो हम लोगों ने गाइडलाइंस में दिया है कि पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण के पश्चात जो उसमें आप स्टाफ रखे हैं, जैसे 24 घंटे में कम से कम एक यदि महिला हॉस्टल है तो एक महिला स्टाफ रिस्पॉन्सिबल उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महिला स्टाफ है वो 24 घंटे नहीं देख सकती है और उसी पर आपने पूरा केयर टेकिंग की जिम्मेवारी छोड़ दी है। तो पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए चारों तरफ, कि एक भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो कैमरे से आच्छादित नहीं हो, और उसका बैकअप होना चाहिए पर्याप्त, महीने 2 महीने कम से कम 6 महीने का उसका बैकअप होना चाहिए कि यदि कोई घटना, चूंकि बच्चियां मान लिया कि किसी के साथ कोई हैरासमेंट हो रहा है और वो लाज शर्म के कारण नहीं बता रही है, हो सकता है कि जब उसको अनुकूल वातावरण मिले तो उन्होंने प्रकट किया, तो ऐसे में हमको बैक में जाकर के देखना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो कम से कम 6 महीने का बैकअप रहे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी घटना होती है, यदि सामान्य सी भी कोई दिक्कतें होती है बच्ची के साथ, तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो सुना आपने, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि हॉस्टल खोलने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, और सबसे जो जरूरी बातें हैं उसमें बायोमेट्रिक होना चाहिए, जिससे कि छात्र छात्राओं को सुरक्षा मिल सके और किसी तरह की कोई घटना होने पर तुरंत डायल 112 या फिर थाना को फोन करके आप उसको जानकारी दें। इससे जो होने वाली घटनाएं हैं वो कम हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दिया है, वो अब बिहार पुलिस की नींद खुली है और उसके बाद अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि ये जो बाइलॉज है ये पूर्व से दिए गए थे, लेकिन घटना के बाद पटना पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार पुलिस की नींद खुलती है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला नीट छात्रा से जुड़ा हुआ है, जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल ले जाने के दौरान ही
6 तारीख से 10 तारीख के बीच में उसकी अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और 11 जनवरी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जहां 12 जनवरी को पोस्टमार्टम होने के बाद छात्रा का शव जब ले जाया जा रहा था, उस दौरान परिजनों के मुताबिक कि छात्रा से रेप की घटना सामने आई थी। इसी को लेकर 13 जनवरी को ही करगिल चौक को परिजनों ने घंटों जाम कर दिया था और उसे सीधे तौर पर न्याय दिलाने की मांग किया जा रहा था। इस पूरे मामले में पटना के एसएसपी समेत तमाम लोगों ने इस बात की जानकारी दिया कि छात्रा के साथ रेप की घटना नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ जानकारियां उसमें सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि छात्रा के कपड़े पर पुरुष का स्पर्म जो है वो मिला है और उसकी अब जांच एम्स के डॉक्टरों के द्वारा की जाएगी। लेकिन लगातार इस बात को सामने आने के बाद ही पटना पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है और तमाम सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य के अनुसार छात्रा के साथ किसी तरह की घटना नहीं हुई है। हालांकि अब ये पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई के जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें या तो छात्रा के साथ रेप हुआ है तो उसमें कौन लोग शामिल थे, इन सारी तथ्यों को देखते हुए ही अब सीबीआई जांच रिपोर्ट अपना बिहार सरकार को सौंपेगी। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।